हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल पर, जिसका इंतज़ार आपका बेसब्री से था। वह टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, दैट इज़ प्रीवियस ईयर्स, वो भी टॉपिक्स वाइज। आइए हम लोग फुल डिटेल से इसकी करते हैं बातें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स पहला से आया हुआ है आपका। टॉपिक्स 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपका है ये सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ प्रोवाइडेड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज अ फॉसिल। फॉसिल मतलब वह मृत चीज़ जिसको हम लोग बहुत दिनों के लिए, आने वाले समयों के लिए बचा कर रखते हैं। तो हम कैसे बचा कर रख सकते हैं बताइए। ऑप्शन ए, पोलन किट की मदद से, सेलुलोजिक इंटेस्टाइन की मदद से, स्पोरोपोलिनिन की मदद से और ऑयल कंटेंट की मदद से। तो बताइए कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका बेस्ट आंसर होने वाला है वह होने वाला है स्पोरोपोलिनिन। क्यों होने वाला है स्पोरोपोलिनिन? क्योंकि जो स्पोरोपोलिनिन है उसको हम लोग ईजिली डिग्रेडेड नहीं कर सकते हैं किसी भी एंजाइम के द्वारा। उसको अगर हम डिग्रेड करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़रूरत होगी और अल्कली की ज़रूरत होगी। इससे बोल सकते हैं कि जो इसका मतलब यह है कि जो फॉसिल प्रिजर्व पोलन को यदि हमें अगर प्रिजर्व करके रखना है तो हमारा स्पोरोपोलिनिन काफ़ी मदद करने वाला है। ओके, चलिए तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलिनिन। ओके, ना नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इट इज़ मोस्ट ईजियर फॉर अ स्मॉलर एनिमल टू रन अप अ हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल बिकॉज it is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal because option A, it is easier to carry a small body weight. Option B, a smaller animal have a higher metabolic rate. Option C, a small animal have a lower O2 requirement. Option C, the efficiency of muscles in the large animal is less than the small animals. तो बताइए कि कौन सा कारण क्या है इसका। मतलब इट इज़ ईजियर फॉर द स्मॉल एनिमल, छोटे जानवरों के लिए बहुत ही आसानी होता है दौड़ने के लिए अप हिल, ऊपर की ओर। तो लार्ज एनिमल के लिए इसका कारण क्या होगा। तो बात यह है कि बासल मेटाबॉलिक रेट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। ठीक है, बासल मेटाबॉलिक रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी साइज से। तो स्मॉलर एनिमल के पास हायर मेटाबॉलिक रेट होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मोर, यह अधिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। सो हम लोग बेस्ट ऑप्शन जो होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है ये, स्मॉलर एनिमल हैव अ लार्जर मेटाबॉलिक रेट। चलिए, होप आशा करते हैं कि आप लोग लेक्चर को ध्यान से सुनते होंगे। नेक्स्ट चलिए, ऑप्शन थर्ड जो कि 2011 मेंस के अंदर पूछा था। पहले नीट होता है ना, नीट को पहले प्री, तो जो नीट के अंदर ही नाम दूसरा था, एग्ज़ाम यही था। ठीक है, इससे भी आपको मेडिकल कॉलेज मिलता था सीट एमबीबीएस के लिए या फिर बाकी सीटों के लिए। सो नेक्स्ट, सो द विच वन ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो बताइए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो। तो अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे इन विट्रो और इन विवो कुछ ही लेक्चर में। ठीक है, सो ऑप्शन बी, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड बॉडी, perception of event happening in the environment and their memory, increase in mass by accumulation of the material both on the surface as well as internally। तो बताइए कि फॉलोइंग एस्पेक्ट में से एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स का कौन है, कौन है बताइए। तो यहाँ पे जो बताया गया है क्या होगा कि सारे लिविंग थिंग के पास एक एबिलिटी होता है रिस्पॉन्ड करने का अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, एबिलिटी होता है रिस्पॉन्ड करने का अपने इन्वायरमेंट का, यह कहलाता है स्टिमुलेशन, और जिसको हम लोग स्टिमुलेशन भी कहते हैं। तो जो इसका बेस्ट ये ऑप्शन होने वाला है इसका, वह जो होने वाला है ऑप्शन सी है, परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरीज। समझे। देखो बायोलॉजी में यही है कि आपको लैंग्वेज में थोड़ा कमांड करना होगा, बाकी बाद क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। लैंग्वेज तो बदल बदल के पूछते हैं, आता तो एनसीईआरटी से ही है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी वाला होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट विथ सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिक लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपिक, मॉलिक्यूलर लेवल। बताइए, तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो स्टार्ट होते हैं वह सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल, लाइक जैसे कि आपका वायरस हो गया और बैक्टीरिया ईटीसी ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल बहुत ही मॉलिक्यूल्स लेवल की बात करते हैं हम लोग, अणु परमाणु तक पहुँचते हैं, तो वहाँ तक की कहानी है। तो जो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है वह है वायरस और बैक्टीरिया भी होते हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूलर लेवल के होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, क्यों इंटरेक्शन करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो ठीक है, ग्रोथ तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा नाखून भी बढ़ता है, हमारा बाल भी बढ़ता है, लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वह ये आपका सजीव है, ठीक है, लिविंग है। तो जो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है, तो यह सेवरल फैक्टर होते हैं प्रोसेस जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं लिविंग थिंग्स को, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स को। एक जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया और सारे भी हो गया। लेकिन अमंग जो रिप्रोडक्शन होता है ना, जो रिप्रोडक्शन एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें कि लिविंग बीइंग होता है नॉन लिविंग थिंग से अलग, ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन के। क्योंकि जो रिप्रोडक्शन है, प्रजनन की जो ये प्रोसेस है वह केवल लिविंग ही कर सकता है। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है कौन है, आप बताइए, जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वह कौन है? तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। आप लोग, आशा है कि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा से मालूम होगा ये सब छोटी छोटी बातें। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ adaptability in diverse habitat. Option B, property of producing a large number of seeds, nature of self pollination, डोमेस्टिकेशन और बाई मैन, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो डोमिनेटेड होता है लैंड फ्लोरा, इसका जो प्राथमिक होता है वह क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण जो होता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है ये होता है कि देखिए, एंजियोस्पर्म के पास एडोप्टेड देमसेल्फ होता है, जबकि ऑल हैबिटाट होते हैं उनके पास, ठीक है। जिसकी ऑल हैबिटाट के अंदर बात करें तो टेरेस्ट्रियल स्टेबल, मतलब कि ये लैंड के ऊपर है, एक्वेटिक जल में, और ट्रॉपिकल और डेसिडुअस एंड अल्पाइन, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वह होने वाला है पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटाट। डाइवर्स हैबिटाट कहने का मतलब ये है कि वह किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, किसी भी बुरा से बुरा सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो जब ऐसी बात है तो यह जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा अपना, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आने वाला है, पावर ऑफ एडेप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटाट, यानी किसी भी हैबिटाट के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? वह ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करता है एनर्जी किससे, ऑक्सीकरण और रिडक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण, जो अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइए, अभी बताइए। जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी केमिकल रिएक्शन से और इंडिपेंडेंट होते हैं किससे, लाइट से, कहलाते हैं क्या, कीमोट्रोपस, ठीक है। ध्यान से समझिए, वह ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन से और इंडिपेंडेंट होते हैं लाइट से, क्या कहलाते हैं, कीमोट्रोपस। और जब वे रिएक्टेंट के साथ ऑब्टेंट होते हैं कहाँ से, इन्वायरमेंट से, वह इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर होते हैं और ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, कीमो ऑटोट्रोपस। और यदि ऑर्गेनिक दे जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होते हैं, वह कीमो हेट्रोट्रोपस कहलाते हैं।
तो इसका जो बेस्ट होने वाला है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो कि एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक केमिकल प्रोसेस है, समझे। इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, तो उनका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका कीमो ऑटोट्रोपस कहलाते हैं, जबकि इसका जो बेस्ट ऑप्शन है होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटो लैथोट्रॉप्स। फोटो लैथोट्रॉप्स के में सॉरी व्हाट इज़ ट्रू फॉर फोटो लिथोट्रॉप्स, ठीक है, इसके लिए क्या सही है। तो पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे। नेक्स्ट ऑन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताइए फोटोलिथोट्रॉपस के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को किन्हीं को मालूम है, तो फोटोलिथोट्रॉप्स जो मैन्युफैक्चर होता है अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट को, अपना खुद का ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट को वह बनाता है, कहाँ से बनाता है, फ्रॉम न्यू इनऑर्गेनिक मटेरियल से। रॉ मटेरियल होता है कच्चा पदार्थ, उसे बनाता है, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन एनर्जी, समझे। कुछ एग्जांपल फोटोलिथोट्रॉपिस का बैक्टीरिया जो कि पर्पल बैक्टीरिया होता है, उदाहरण के लिए क्रोमोमेटियसिस होता है। ग्रीन बैक्टीरिया आपका क्लोरोबेसिसिस और क्लोरोफेलेक्सी होता है, और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फाइड सल्फर और सल्फाइड आयरन और हाइड्रोजन को, समझे। तो बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन आप शॉर्टकट में समझिए। यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है, यहाँ पे वह जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ठीक है, आप अब एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आने वाला क्वेश्चन में हिट कर सकता है, काम देगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा मदद करेगा आपका। बात इतना सा, फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, ये हम लोग बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है, वहाँ पे ईयर नहीं दिखाए थे हमने, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट लाइफ ऑन ऑन द अर्थ वाज कौन, दो रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कराता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मतलब करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, ठीक है, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, समझे। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, अरे यार कहाँ बोल दिया मैं, तो सॉरी, यहाँ पे द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ जो था ना, कीमो हेट्रोट्रोपस था। क्यों था, दिस वर फॉर्म होते हैं इन्वायरमेंट से और सी के अंदर, ठीक है। अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर। वे अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल को और सेक न्यूट्रिएंट के अंदर, और वह कीमो हेट्रोट्रोपस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है। चलिए, कीमो हेट्रोट्रोपस, आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर अच्छा समझा पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल द लिविंग सिस्टम इज टू, समझे, यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, रेप्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, प्रोड्यूस गैमेट, यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, फीचर मतलब गुण होता है इनका, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सिस्टम का, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी रिप्रोडक्शन ही, रेप्लिकेशन, ठीक है। ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ बढ़िया से समझ में आएगा। रेप्लिकेशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, हाँ ठीक है, डीएनए आरएनए काउज करता है ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर, समझे। जैसे कि आपका माता पिता का कुछ गुण आपके अंदर ही होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन फॉलो किए होंगे, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, द बुक जेनरा प्लांटरम वॉज रिटन बाई, जेनरा जो प्लांटरम बुक था वो किसके द्वारा लिखे गए थे, तो हम लोग जानते हैं कि बेंथम एंड हुकर जो लिखे थे ये बुक को, जेनरा प्लांटरम को, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हुआ, आपको डायरेक्ट ही इजीली याद रखना है, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन,
ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज, फॉसिल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? फॉसिल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? तो स्टडी ऑफ फॉसिल कहलाता है आपका ये पैलेंटोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी होता है और पैलेंटो मतलब फॉसिल, समझे? ये कुछ बायोलॉजी का टर्म्स है कहीं, इसको आप जब एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से तो फिर कहीं दिक्कत आने वाला नहीं है आपको। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। होम्योस्टेसिस इज ऑर्गेनिजम्स, होम्योस्टेसिस इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होम्योस्टेसिस समझे? टेंडेंसी टू चेंज विथ चेंज इन एनवायरनमेंट, टेंडेंसी टू रेसिस्ट चेंज, डिस्टर्बेंस इन रेगुलरली कंट्रोल, रेगुलेटरी कंट्रोल, समझे? रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। प्लांट एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट यूज इन होम्योपैथी। तो बताइए होम्योस्टेसिस ऑर्गेनिजम्स के क्या विशेषता है? तो जो होम्योस्टेसिस जो होता है ना, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है सारे लिविंग बींग्स का, जितने भी सारे हमारे लिविंग है उनका एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, जिसमें क्या करते हैं कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, मेंटेन करते हैं फेवरेबल इंटरनल कंडीशन को, मतलब जिससे वह सह सकते हैं, वह इंटरनल कंडीशन को वह मेंटेन करके रखते हैं, समझे? जैसे कि यूनिट रिपीटेड केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे लिविंग सिस्टम के अंदर, डिस्पाइट करते हैं चेंज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, वो रोकते हैं बदलने से, समझे? उदाहरण के लिए आपके विंटर स्किन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंजर्व करता है बॉडी हीट को, ठीक है। ठंडा के दिन में, सॉरी विंटर के दिन में कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंजर्व करता है बॉडी को, हीट को बचा कर रखता है। नहीं पता चला कि ये बॉडी भी आपका हीट है और इन्वायरमेंट में हीट तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको मेंटेन रखने के लिए ये सारी होम्योस्टेसिस की कहानी आती है। और यार होम्योस्टेसिस की हमारे जीवन में भी बहुत यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है कि जब कभी हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोग टूट जाते हैं, पर ऐसे होना नहीं, हमें होम्योस्टेसिस रहना है, मतलब हर खुशी में ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, दुख में ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होने का, तो मेंटेन रखना है। या अभी हमारा होम्योस्टेसिस हमारे आपका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ये यूज़फुल है। तो यार स्टडी को मतलब स्टडी मतलब यूँ ही पढ़ने के एग्ज़ाम की वजह से ना पढ़िए, समझते हुए पढ़िए तो और भी इंटरेस्ट लगेगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हेरिडिटरी प्रिंसिपल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यूथेनेसिस, यूजेनेसिस, यूफेबिस, इथोलॉजी। बताइए क्या कहलाता है? तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वह होने वाला है आपका यूजेनेसिस, ठीक है। ये आपका हो गया यूजेनेसिस। आइए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यूजेनेसिस एक साइंस है जो कि डील करता है फैक्टर के ऊपर, कारक सच जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, समझे? रिलेटेड टू इम्प्रूव करता है ह्यूमन रेस को, इम्प्रूव करता है रेस को पॉजिटिव यूजेनेसिस के रूप में, और यदि फैक्टर जो हमारा इम्पैड होते हैं तब वो नेगेटिव यूजेनेसिस होते हैं। यूजेनेसिस हमारे साइंस जो होता है इम्प्रूव करता है कंडीशन के, लाइफ के कंडीशन को और इन्वायरमेंट को, समझे? और आपका इथोलॉजी होता है, स्टडी होता है डिफरेंट रेस ऑफ मैन काइंड या ह्यूमन काइंड, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बंटवारा, उनका आपस में रिलेशनशिप और उनका एक्टिविटीज, उनका कार्य प्रगति, ओके। और यूफिनिसिस एक स्टडी होता है बॉडी फंक्शन का और ट्रीटमेंट का हेरिडिटरी डिफेक्ट के अंदर, जो अगर हेरिडिटरी किसी डिसऑर्डर किसी प्रकार का है तो कैसे मेडिकल मीन्स के अंदर, चिकित्सा मीन के अंदर, जैसे कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपका क्लास 12th में तो बहुत अच्छा से पढ़िएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, फुल डिटेल आपको वहाँ समझाया जाएगा, समझे? चलिए हम ही समझाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन वाला आप देख ही लेंगे, ऑप्शन बी है। 15th नंबर क्वेश्चन, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय डी कॉन्डले, लीनियस, थियोपैरेटस, डार्विन। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, सॉरी हाँ ठीक है, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय किन्होंने किया था? कार्लस लिनियस इंट्रोड्यूस किए थे बायनोमियल सिस्टम और नोमेनक्लेचर को अपने बुक स्पीसीज प्लांटरम के अंदर 1753। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, 1753। वह कहे थे कि वह जो वेरिएशन होता है स्पीसीज के अंदर, लेकिन वह चेंज नहीं करते हैं वन स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के अंदर, समझे? हाँ तो इसका जो
बेस्ट ऑप्शन है स्टैटिक कंसेप्ट वाले, वह लीनियस होता है, चेंज नहीं करता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। तो चेंज नहीं करता मतलब स्टैटिक से चेंज नहीं कर रहा, समझे, तो क्या होगा, लीनियस जी थे, हमारे साइंटिस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।